नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से शिवसेना की भूमिका सामने आई थी और उसके बाद में संजय राउत एक बड़ा शकुनी और बहुत ही निर्लज्ज किस्म का इंसान भी साबित हुआ था, जिसने कंगना रनौत को हरामखोर कह दिया था। लेकिन अब फिर से सामना में जिस तरीके का लेख संजय राउत ने लिखा है, उसको देखकर, उसके बारे में सुनकर हर भारतवासी को गुस्सा आ सकता है। संजय राउत ये लिखता है कि सीबीआई जांच से पता चल गया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार थे। अगर हमारे पास ये अधिकार होता, ये कानून होता कि उनको मौत के बाद में उन पर मुकदमा चलाया जा सके, तो महाराष्ट्र सरकार उनके ऊपर नशीली पदार्थों के सेवन का मुकदमा चला देती। ये कहना संजय राउत का। जो संजय राउत रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को इस नशे के पूरे काले कारोबार में फंसा देती है, मकर जाल में फंसा देती है। जो सौभिक चक्रवर्ती हो या दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स जब इसमें फंसते हैं तो संजय राउत कहता है ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन वही संजय राउत एक मृत व्यक्ति को लेकर इस तरीके का बयान देता है कि वो चंचल थे, वो चरित्रहीन थे, और अगर मौत के बाद मुकदमा चलाने की छूट होती तो हम उन पर मुकदमा कर देते। इसके साथ साथ सामना में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको लेकर लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन संजय राउत अपने इसी बड़बोलेपन के लिए और अभी इसी उद्दंडता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हम ठाकरी भाषा में अगर कहें तो यहाँ पर कई गुप्तेश्वर आए और चले गए, और कुछ गुप्तेश्वरों को तो महाराष्ट्र सरकार से द्वेष का गुप्त रोग हो गया था और 100 दिन खुजाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और हम उन पर महाराष्ट्र के लोगों से कहेंगे कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की है। संजय राउत कंगना रनौत को भी निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि एक अभिनेत्री थी जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत हल्ला मचा रही थी, लेकिन अब जब हाथरस में घटना होती है तो वो पता नहीं किस बिल में छुप गई है। अब आप सोच लीजिए कि बिल में कौन छुपता है। यानी कि संजय राउत ने दूसरे शब्दों में कंगना को चूहा कहने की कोशिश की और आगे वो कहते हैं कि अब वो फिल्मी तरीके से ग्लिसरीन लगाकर भी रोती हुई नजर नहीं आई। क्या जो बलात्कार करने वाले हैं हाथरस के वो उसके भाई बंधु हैं? ऐसी बात कहने की जुर्रत की है संजय राउत ने। इसके साथ साथ संजय राउत सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स के उस डॉक्टरी पैनल का हेड है, जिसके बयान का हवाला देकर संजय राउत के कुछ मित्र चैनलों ने, कुछ मित्र वेबसाइटों ने ये कहा था कि ये तय हो चुका है, एम्स के पैनल ने मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। जबकि इस पूरे मामले में अभी तक एम्स की आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, सीबीआई ने कोई निर्णय नहीं दिया है। उसके बावजूद संजय राउत सुधीर गुप्ता की वाहवाही करता हुआ उसकी शान में कसीदे पढ़ता हुआ दिख रहा है और ये कह रहा है कि सुधीर गुप्ता जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी उसी बात को पुष्ट करने की कोशिश की है सुधीर गुप्ता ने। इसके साथ साथ संजय राउत ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को यहाँ पर राजनीति करनी थी और इसीलिए उन्होंने वर्दी में अपने जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे को नचाया, उनका वस्त्र हरण कराया और बाद में गुप्तेश्वर पांडे नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे जाने कितने गुप्तेश्वर आए और हमें बदनाम करने की कोशिश करके चले गए। संजय राउत की इस अटपटी और बेहुदा भाषा का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरीट सोमैया ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भाषा है जो सामना में लिखी गई है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और तमाम लोगों के खिलाफ भद्दी बातें इस्तेमाल की गई है, ये दिखाती है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना किस तरीके से अपने घमंड में चूर है और वो किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि मुंबई पुलिस की नाकामी की वजह से इस पूरे मामले में सीबीआई आई थी। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में बुलेट की तेजी के साथ में सीबीआई को लाया गया है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में लिपापोती की और ऑटोप्सी का यानी पोस्टमार्टम का वीडियो भी नहीं बनाया, और अगर वीडियो बना था तो उसको छुपा दिया है, इस पर सवाल एम्स की तरफ से भी उठाए गए हैं। उन सारे सवालों को दबाने के लिए अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे एक बेहद ही घिनौने स्तर की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें महाराष्ट्र और देश की जनता जरूर देगी।
इस तरीके की बातें संजय राउत क्यों कर रहे हैं, इस दर्द को आप समझ सकते हैं, क्योंकि संजय राउत को ये लगता है कि सीबीआई अब इस मामले में जिस तरीके से 302 और 320 जैसी धाराएं जोड़ने जा रही है, और दूसरी तरफ एनसीबी ने अपना जो शिकंजा है वो तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड के नट और नटियों के ऊपर कस दिया है, उसके बाद संजय राउत को इस तरीके की प्रतिक्रिया देकर अपने शिवसेना के जो लोग हैं, अपने जो नेता हैं, उनको थोड़ी बहुत चापलूसी करनी है। उसे ये दिखाना है कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो शायद सीबीआई इस मामले में कुछ और दूसरा एंगल ले सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लटकाने की कोशिश की गई और खुद संजय राउत ने माना कि 100 दिन तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि 70 दिन तक मुंबई पुलिस ने जो लीपापोती की थी उसकी वजह से सीबीआई भी अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। और इसको कटाक्ष भी किया संजय राउत ने, ये कहा कि केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा गति दिखाते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की पहल कर दी, लेकिन अभी तक सीबीआई पिछले 40-50 दिनों में कुछ भी ढूंढ नहीं पाई है। ये केंद्र सरकार के लिए एक करारी हार है। इस तरीके की बातें संजय राउत कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे कोई अपराधी कोई अपराध कर लेता है और लोगों को सुनाने के लिए वो कहता है कि अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं जेल भेजा गया। वो ऐसी बातें करके ये जानना चाह रहा होता है कि अब तक अपराधियों के खिलाफ कितनी कामयाबी जांच एजेंसी को मिल चुकी है। और यही वजह है कि पहले अनिल देशमुख इस तरीके की बातें करता है, अब संजय राउत खुलेआम सामना में ऐसा लेख लिखकर तमाम उन लोगों को निशाना बना रहा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत ज़्यादा मुखर बने हुए थे। कंगना रनौत को वो बिल में घुसी हुई अभिनेत्री बताता है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में वो कहता है कि कई गुप्तेश्वरों को गुप्त रोग हो गया था महाराष्ट्र द्वेष की वजह से, और 100 दिन तक खुजाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को जिन्होंने सवाल उठाए थे, वो कहता है कि इस पूरे मामले में एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई थी बल्कि हत्या हुई थी, और अब तक इस हत्या का कोई भी सबूत न मिलना महाराष्ट्र सरकार की जीत है, मुंबई पुलिस की जीत है। और जिस तरीके से बिहार पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, अगर हमने उन्हें जांच करने दी होती तो सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों की रोज रोज नित नई बेइज्जती होती। ये कहकर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश संजय राउत ने की है, उनके परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की है, और वो ये कहना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कई राजों पर हमने पर्दा डाल दिया था जिनके उनकी बदनामी हो सकती थी। वो आगे कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक नाकाम एक्टर थे, वो अपनी जो असफलता थी उसको पचा नहीं पाए और इसी वजह से उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। ये वही स्टेटमेंट है जिसके आधार पर मुंबई पुलिस पहले दिन से इस पूरे मामले में चल रही थी। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे और बेबी पेंगुइन के इशारे पर मुंबई पुलिस को ये एक स्क्रिप्ट दी गई थी जिसको आज संजय राउत कहता हुआ नजर आ रहा है सामना के अंदर, और इसी लाइन पर मुंबई पुलिस चली थी, इसी लाइन पर कूपर अस्पताल चला था। और जब सुधीर गुप्ता का एक आधा अधूरा बयान मीडिया में चलाया गया जिसमें कूपर अस्पताल को बचाने की कोशिश की गई या कूपर अस्पताल की जो गलत रिपोर्ट थी उसी को सही ठहराने की कोशिश की गई, तो संजय राउत कितनी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है ये उसने सामना में दिखा दिया है। और वो बार बार सुधीर गुप्ता का नाम ले रहा है और सुधीर गुप्ता की तारीफें कर रहा है, लेकिन संजय राउत ये भूल जाता है कि इसी सुधीर गुप्ता ने 22 अगस्त को 18 अगस्त को कई बार ये कहा था कि जो कूपर अस्पताल ने फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी है, जो ऑटोप्सी की है, वो बेहद संदेहास्पद है। महाराष्ट्र पुलिस ने तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, फॉरेंसिक सबूत सही तरीके से जुटाए नहीं किए हैं और क्राइम सीन जिस जगह था उसको भी बदलने की कोशिश की गई है। तमाम लोग जो उससे जुड़े हुए थे उनको छूट दी गई कि वो वहाँ पर तब्दीली कर सके, और इसमें किस तरीके की तब्दीली हुई होगी ये तो आप के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उनके उस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरे बेटे की मौत हुई थी उसी दिन ये सारे के सारे लोग जो फ्लैट में रहते थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी खुशी खाना पका रहे थे, यानी कि उन लोगों को इस बात का कोई गम नहीं था कि इस फ्लैट का जो मालिक था, इस फ्लैट का जो खर्चा चलाने वाला था, उसकी मौत हो चुकी है। वो लोग अपने रोज़मर्रा के तरीके से जीना शुरू कर चुके थे। इसका मतलब ये है वो सभी आश्वस्त थे कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस उनको बचाने जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा नेता, दो बड़े एक्टर
और एक एक्ट्रेस के अलावा कई और लोगों के नाम भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस को उन्हें बचाना ही पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर बेबी पेंगुइन भी फंसेगा और जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वो भी फंसेंगे। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब ये बात उठने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत का मामला है वो इतना आसान नहीं है, इसमें पुलिस कुछ तथ्यों को छुपा रही है। फिर इसमें कई नाम जुड़े जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, चाहे कंगना रनौत हो, रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी हो, या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों जिन्होंने इस पर सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी सवाल उठाए गए और उसके बाद बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें अड़ंगेबाजी महाराष्ट्र पुलिस ने की। तब जाकर सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई से पहले ईडी ने जिस तरीके से तमाम जो चैट थे वो एनसीबी को दिए, उसके बाद तो एक तूफान आ गया, एक जलजला आ गया बॉलीवुड के अंदर। और जो भी लोग थे वो एकदम से चुपचाप हो गए। उन्हें ये लगा कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनका नाम भी इसमें आ जाएगा। और जिस तरीके से जया बच्चन इस मामले में बॉलीवुड का बचाव करने उतरी थी वो भी फेल हो गई। तब जाकर फिर उन्हें सुधीर गुप्ता का सहारा मिला, जिस सुधीर गुप्ता ने, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कितना पैसा मिला सुधीर गुप्ता को इस तरीके की बातें करने के लिए, इन अपराधियों को बोलने का अवसर देने के लिए। जो अपराधी अपने जेल जाने के डर से अब तक चुप थे, उन्हें सुधीर गुप्ता ने एक संजीवनी देने का काम किया। सवाल ये है कि सुधीर गुप्ता इसी तरीके के बयान पहले देते रहे हैं, लेकिन इस मामले में आरोप लग रहा है कि सुधीर गुप्ता को एक मोटी रकम कई चैनलों ने दी है, जिसके आधार पर उन्होंने सीबीआई जांच और सीबीआई की रिपोर्ट से पहले ही इस तरीके की बातें करके केस को एक बार फिर से उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की है जिस दिशा में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ले जाती हुई दिख रही थी। और इसका सीधा संबंध शिवसेना से हो सकता है, क्योंकि इस मामले में सफाई दे रहे हैं संजय राउत और ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी संबंध सुधीर गुप्ता से नहीं है। देखिए, इस देश में तमाम भ्रष्टाचार के मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बड़े बड़े लोग कई बार भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुके हैं और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी निष्ठा दिखा चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि सुधीर गुप्ता को यह पता था कि पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, मुंबई जैसे कि देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वो फंस रही है, बॉलीवुड के तमाम चेहरे फंस रहे हैं, इसलिए इस केस में बड़ी रकम मिल सकती है। और उसी रकम को हासिल करने के लिए सुधीर गुप्ता ने एक झूठा बयान दिया, एक गलत तरीके का बयान दिया, जिसके बाद आज महाराष्ट्र सरकार हमलावर होती हुई दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये हमलावर होने का ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, क्योंकि सीबीआई इस मामले में 302 और 320 धारा जैसे ही जोड़ देगी, उसके बाद बेबी पेंगुइन जेल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।